Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to explain class 9 physics force and laws of motion. हम लोगों ने कर रहा था, ये पार्ट 2, ठीक है। तो अभी तक क्लास में जितना तक किया है वो अगर नहीं देखा है तो मैं डाल दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मैं फिर से बता देता हूँ। कोई अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मूव ही करता रहेगा, अनलेस कि तुम उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करो, ठीक है। अभी न्यूटन्स लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए और एक टर्म को मैंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास का लास्ट पार्ट में, दैट इज इनर्शिया, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस किया था? इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है बताओ, व्हाट इज इनर्शिया? उसका डेफिनेशन भी बोला था, क्या था? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मूव और एट रेस्ट। कोई एक बॉडी का जो टेंडेंसी होता है कि वो मूव करता रहे या फिर स्टेशनरी रहे, दैट इज नथिंग बट द इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया मतलब तुमने कभी अगर वो देखा कि एक कार है, स्टेशनरी कार, सपोज एक बस खराब हो गया, ठीक है। तो अभी बस को तुमको क्या करना है? धकेलना है। सो इनिशियली द बस अपीयर्स टू वेरी हैवी। जब तुम उसको मूव करना चाहोगे तो तुमको बहुत जोर लगाना पड़ता है, बट एज सून एज यू पुश इट, वो क्या करेगा? बस चलता ही जाएगा। मतलब तुमने उसका टेंडेंसी क्या था? स्टेशनरी, उसको तुमने ब्रेक किया मोशन में। अभी जब मोशन में लाओगे उसको, वो क्या करना चाहेगा? दैट विल ट्राई टू बी इन मोशन, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इनर्शिया। तो इनर्शिया के साथ मास का एक बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, देखो एक बुक में एग्जांपल है, क्या बोला देखो, पेज नंबर 50 का लास्ट पार्ट में देखो क्या दिया। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी, or if moving to continue moving in a straight line is called inertia. Newton's first law recognizes that every body has some inertia. क्योंकि टेंडेंसी ऑफ फर्स्ट मतलब इनर्शिया जो है ना, वो क्या है? फर्स्ट लॉ का ही एक पार्ट है, इसलिए हम लोग फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को तुम मार्क करके रखना कि नोट बोल के लिख के रखो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स first law of motion is also known as law of inertia, ठीक है। इनर्शिया के लॉ के ऊपर ही वो डिपेंड करता है ना। मतलब एज यू तुमने वो चीज पढ़ा इनर्शिया के बारे में, सेम चीज उसने फर्स्ट लॉ में बोला, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या बोला, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तुम अगर स्टेशनरी है तो मोशन में लाने के लिए तुमको मतलब रेजिस्ट करता है, वो मोशन में नहीं आने देगा। जब एक गाड़ी या फिर ट्रक खड़ा होता है तो तुम जब पुश करोगे इट विल नॉट गो इनिशियली, मतलब रेजिस्ट करता है। फिर जब उसको मूव किया, वो मूव करता जाएगा, तब तुम स्टॉप नहीं कर पाओगे उसको। मतलब जैसा जिसका मोशन है उसको वो रेजिस्ट करना चाहता है कि स्टेशनरी बॉडी रेस्ट में आने से रेजिस्ट करता है, रेस्टिंग बॉडी मोशन में आने में रेजिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी हैज मास इट हैज मोर इनर्शिया। मींस तुम क्या बोल सकते हो? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बोल सकते हो कि नहीं? जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो क्या बोला देखो, ग्रेटर और हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स एक अगर बड़ा कार है, ठीक है, उसको धकेलने में तुमको ज्यादा मतलब उसको धकेलने में उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, या फिर एक छोटा मतलब जो खेलने का गाड़ी होता है उसको धकेलने में वो लगेगा ज्यादा फोर्स। तो देखो एक डायग्राम भी दिया है नेक्स्ट पेज 51 पे। सो सिंस अ बिगर कार द एक्चुअल कार हैज अ मोर मास, देयरफॉर इट हैज मोर इनर्शिया, इसलिए उसको धकेलने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट इफ इट इज अ स्मॉल कार, जो हम लोग मतलब बच्चे लोग खेलते हैं, उसको पुश करने में तुमको ज्यादा नहीं लगता क्योंकि इसका मास कम है, तो इनर्शिया भी कम है, ठीक है। सेम थिंग यू कैन सी, मैंने उस दिन बोला था कि जब तुम एक कैरम का वो जो खेलते हैं ना, कैरम वो जो एक गोटी के ऊपर एक गोटी लगा के, फिर जब अगर तुम जोर से स्ट्राइकर को मारोगे तो द कॉइन या फिर द
द गोटी विच इज एट द बॉटम वो क्या होगा, निकल जाएगा, बाकी का सारा सेम जगह पे रहेगा। व्हाई? बिकॉज फास्ट मूव किया ना तुमने, स्ट्राइक किया ज्यादा जोर से तो उसका निकल गया, तो वो जो स्टेशनरी पोजीशन में मतलब रहने का टेंडेंसी है वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम अगर धीरे से मारते हो तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया देखो, कॉइन के ऊपर, ठीक है। एक अगर कार्ड के ऊपर तुमने कॉइन रखा और कार्ड को ऐसे फ्लिप किया, तुक्का मारा, तो क्या होगा, कार्ड वहां से निकल जाएगा, कॉइन ग्लास में गिरेगा, मतलब जगह का जगह पे ही रहेगा। मींस व्हाट, कॉइन हैज अ मास, सो उसका टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहना, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा इनर्शिया। अभी इनर्शिया की वजह से और कुछ चीज मैंने उस दिन बोला था, सपोज गाड़ी में तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ऑन ए कार नहीं मतलब बस पे तुम जा रहे हो, तो कार इज मूविंग अलोंग विद यू, यू आर आल्सो मूविंग। तब गाड़ी जब ब्रेक मारता है तो हम लोग क्या करते हैं, सामने के साइड पे झुक जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आवर लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी बोथ आर इन मोशन। लेकिन तुमने जब फटाक से चेंज किया, मोशन से रेस्ट में लाए, हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, सो दैट इज व्हाई आवर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन, इसलिए सामने झुक जाता है। सिमिलरली जब तुम एक गाड़ी के पीछे बैठते हो या फिर बाइक के पीछे बैठते हो, बाइक अगर फटाक से स्टार्ट कर दिया तो तुम क्या होता है, पीछे ऐसे झुक जाते हैं हम लोग। व्हाई? बिकॉज अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट अगेन वाज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब तुम एक्सेलरेट किया मतलब आगे गए, मोशन में गए, आवर बॉडी wants to get the stationary position, इसलिए वो बेंड हो जाता है पीछे की तरफ to get the stationary position, लेकिन वो फिर नॉर्मल हो जाता है जब तुम उसको चलाते हो, ठीक है। तो ये जो रीजंस है अगर आता है एग्जाम में तो क्या किसके लिए होगा, बेसिकली इनर्शिया के लिए, ठीक है। समझ में आया इनर्शिया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट, ठीक है। और एक टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोमेंटम, ठीक है। अभी इसका मीनिंग तो जान लेना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम जैसे डेफिनेशन में लिखा है उसके हिसाब से क्या होगा, P इक्वल टू, अच्छा ऐसा लिख दो, नहीं तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये मास हो गया इनटू वेलोसिटी। अभी हम लोगों को पता है क्या, मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से। मतलब तुम बोल सकते हो P इक्वल्स टू mv। दिस इज द न्यू डेफिनेशन या फिर न्यू फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी ऐसा यूनिट निकालते हैं, देखो ऐसा यूनिट निकालने से क्या होगा, मास का यूनिट क्या है, kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लास्ट चैप्टर में किया था वेलोसिटी, तो kg मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इट इज, देखो तो ये चीज से दो, मतलब ये घटना से दो चीज तुमको सामने दिखाई देता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, होगा कि नहीं बोलो। मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी जितना बढ़ेगा उतना मोमेंटम बढ़ेगा। अच्छा, ये तो था थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी प्रैक्टिकली देखो क्या होता है वो चीज। सपोज आई हैव ए, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मारा, मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी कम है तो इसका इंपैक्ट कम होगा। लेकिन अगर इसी हाथ से मैंने जोर से चाटा मारा किसी को, दैट मींस व्हाट, आई हैव अ मास, ठीक है, मास है हाथ का, और वेलोसिटी अभी तुम डिपेंड करेगा कि कितना जोर से तुमने चाटा मारा, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर। अगर तुमने ऐसे मारा तो तुम्हें इफेक्ट नहीं होगा, मोमेंटम कम होगा। लेकिन तुमने ऐसे मारा, जोर से मारा, देन मींस व्हाट, अगर तुमने घुसा मारा किसी को, ऐसे पंच किया, देन द मोमेंटम विल बी लेस, बिकॉज़ व्हाई, बिकॉज़ योर वेलोसिटी इज लेस। अगर तुमने जोर से ऐसे मारा किसी को, दैट मींस व्हाट, मोमेंटम, मास तो हमारा हाथ का फिक्स ही है, लेकिन वेलोसिटी हाई है, इसलिए क्या हुआ, मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है।
सो मोमेंटम मतलब फोर्स का इंपैक्ट मेजर करने के लिए हम लोग मोमेंटम यूज करते हैं कि कितना फोर्स से मारा तुमने, उसका फोर्स का इंपैक्ट क्या है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास। अगर तुमने हाथ नहीं लेके अगर पेन से लिया तो इसका मास कम होगा ना, तो वेलोसिटी भी तुम जितना ही लो कम होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है इन दोनों का, ठीक है ना। और इससे बड़ा अगर कोई चीज लिया जो हैवी है, एक ईंट का टुकड़ा लिया और किसी को जोर से मारा, तो मत करना ये सब। मैंने बोल रहा हूँ कि मास, ईंट का टुकड़ा का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको अगर वेलोसिटी जोर से मारते हो तो क्या होगा, इंपैक्ट ज्यादा होगा, मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। अभी मानो कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जीरो है, मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो होगा तो मास इनटू वेलोसिटी, मतलब p इक्वल टू क्या होगा, m इनटू जीरो, दैट मेक्स इट जीरो। यस और नो। मोमेंटम जीरो कब होगा, जब उसका वेलोसिटी जीरो होगा, बिकॉज मास कैन नेवर बी जीरो। कोई छोटा सा चींटी या फिर इलेक्ट्रॉन, कुछ भी चीज का मास क्या होगा, बहुत कम होने से भी होगा, ठीक है। सो मास कैन नेवर बी जीरो। सो वेलोसिटी अगर जीरो होता है तब मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अभी तुम सोचो दोनों में से अगर किसी का भी वैल्यू हाई है तो क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा। सपोज तुम सोचो एक बुलेट जो फायरिंग करने के टाइम पे बंदूक के अंदर होता है, वो उसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है, वो तो हल्का होता है, लेकिन उससे एक आदमी मर क्यों जाता है और एटलीस्ट हर्ट क्यों होता है, बिकॉज उसका क्या होता है, वेलोसिटी हाई होता है। जब तुम उसको ट्रिगर प्रेस करोगे, दैट हैज अ वेरी हाई वेलोसिटी, वो वेलोसिटी और मास जब मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम बहुत हाई होगा, इसीलिए उस आदमी को चोट लगता है। या फिर तुम सोचो एक ट्रक के सामने खड़े हो तुम, ठीक है, एक ट्रक के सामने खड़े हो, बट द कार इज और द ट्रक इज मूविंग एट अ वेरी स्लो रेट, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो, मतलब कम है, लेकिन मास क्या है, एक ट्रक का बहुत ज्यादा होगा, तो इट इज, तुम अगर सामने खड़े रहोगे तो तुमको कुचल के चला जाएगा। व्हाई द इंपैक्ट, व्हाई द मोमेंटम इज हाई, बिकॉज मास इज हाई, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी एक का भी अगर हाई है तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट हाई होगा। अगर तुम सोचो अभी कि एक ट्रक आता है बुलेट के स्पीड में, तो क्या होगा ये मास बहुत ज्यादा है ट्रक का और वेलोसिटी बुलेट का स्पीड, तुम सोचो एकदम कुचल के चला जाएगा, बिकॉज इट हैज अ हाई मोमेंटम, ठीक है ना। तो मोमेंटम समझ में आ रहा है ना, दिस इज द इंपैक्ट, कितना इंपैक्ट हुआ फोर्स का, दैट इज मेजर्ड बाय मोमेंटम, ठीक है। इसीलिए तुम अगर वो देखते हो कराटे प्लेयर लोग जो होता है ना, देखो पेज नंबर 54 में एक पिक्चर है, कराटे में एक साथ बहुत सारा पाइल्स होता है टाइल्स का, उसको ऐसे मारने से पूरा क्रैक हो जाता है, मतलब तुम उसका अगर धीरे से मारोगे तो क्रैक होगा क्या, नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज मास तो हाथ का सेम ही रहेगा, तुम्हारा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी में आएगा वो उतना ही उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और उतना जल्दी मतलब वो मतलब तोड़ जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, सॉरी तोड़ जाएगा, क्या बोला, टूट जाएगा, ठीक है। सो अभी बैट्समैन का भी वही होता है ना, बॉल आता है एक स्पीड में, अगर जो जोर से हिट किया उसको, मतलब क्या है, बॉल का मास है, ठीक है, बॉल का मास है और उसका वेलोसिटी बहुत हाई है, इसलिए किसी के दिमाग में या फिर खोपड़ी पे आके लगा तो इंजर्ड हो सकता है, पीपल माइट गेट इंजर्ड ना, व्हाई, बिकॉज द वेलोसिटी इज वेरी हाई। ऑल्दो बॉल का मास तो उतना हाई नहीं है, लेकिन जब उसका प्रोडक्ट के साथ मतलब वेलोसिटी के साथ इनटू करते हो तो उसका मोमेंटम बहुत हाई होगा, देन यू विल गेट इंजर्ड, ठीक है। लेकिन अगर उसी बॉल को तुम धीरे से मारते हो तो वो इंजर्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मास तो सेम है बट वेलोसिटी इज स्मॉलर, सो एज अ रिजल्ट इसका प्रोडक्ट भी कम होगा, मोमेंटम कम होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर मोमेंटम, समझ में आया। नाउ वी विल प्रोसीड टू सम न्यूमेरिकल, ओके। चलो अभी आते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल में, देखो पेज नंबर 54 में है। तुम लोग देखा एक चीज, जब गाड़ी बहुत स्पीड पे होता है ना हाईवे पे, तभी एक्सीडेंट क्या होता है, बहुत वर्स होता है। व्हाई, बिकॉज दोनों गाड़ी का अगर टक्कर हुआ और दोनों ही बहुत फास्ट है, मतलब क्या है, उसका मास तो सेम है चलो, लेकिन वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब इंपैक्ट ज्यादा होगा, इसलिए जो धीरे धीरे अगर गाड़ी चलता है दोनों, उसका टक्कर से उतना मतलब इफेक्ट नहीं होता, मतलब सॉरी गाइस मेरी बैटरी खत्म हो गया था। सो क्या बोल रहा था मैं, एक्सीडेंट के बारे में, समझ में आया। जब दोनों बहुत स्पीड पे होता है, मतलब जिसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब इंपैक्ट ज्यादा होगा, इसलिए
वो एक्सीडेंट क्या होगा, ज्यादा भयानक होगा, ठीक है। सो उसी के ऊपर मोमेंटम के ऊपर क्यों कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, पेज नंबर 54 में जाओ, यू विल फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg। तो मास दे दिया है तुमको sp1, मास इज गिवन, सो लिख दो मास इक्वल्स टू m इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन लिख दो मास इक्वल टू 75 kg, ये दिया है तुमको, ठीक है। when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second, तो velocity is given as v equals to 2 meter per second, ठीक है। तो अभी क्या बोला तुमको, what is the momentum, ठीक है। तो momentum का फॉर्मूला क्या है, we know momentum P equals to क्या था, m into v, ठीक है। तो P ही रखो, मोमेंटम m 75 into 2, ठीक है। क्या होगा ये यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड, तो 75 into 2 कितना होगा, 150 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दैट इज द मोमेंटम, ओके। तो इसी आइडिया को लेके तुम लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज जो पेज नंबर 55 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 14 करोगे, होमवर्क मार्क कर लो। पेज नंबर 55 में तुमको क्या क्या मिलेगा, एक है तुम्हारा 14, ठीक है, देन 22, 23, 24, 25, 22 से लेके 25, ठीक है, वो सब इजी है। और यहाँ पे 35 करना, 36b करना, 35 एंड 36b, ओके। और क्या करोगे, MCQ करना, ठीक है, MCQ करना, ठीक है। इतना तक ही होमवर्क है, ज्यादा नहीं है। अभी आज ज्यादा नहीं बकूंगा, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सिर्फ बोलूंगा, ठीक है। उसका एक डिराइवेशन है, डिराइवेशन शायद आज देखता हूँ, समय परमिट करने से करूंगा। तो देखो न्यूटन्स, अभी आते हैं हम लोग क्या, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखो न्यूटन ने क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो पेज नंबर 58 में तुमको मिलेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन ए is directly proportional to applied force taking place the reaction between the two force that acts। इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। So directly तुम क्या लिखोगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की the rate of change of momentum, लिखो the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced applied force, ठीक है। क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। अभी इसी लॉ को और एक नाम से जाना जाता है, इसी चीज को और बोल सकते हैं क्या, F equals to ma, where m equals to क्या होगा, मास, और a equal to क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई पूछे राइट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकली अगर पूछे तो क्या करोगे, यही चीज लिखोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। अगर तुम्हें डायरेक्टली पूछे कि फॉर्मूला में क्या है बताओ, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, F इक्वल टू ma, ठीक है। ये एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज एक्सीलरेशन, अच्छा अभी के लिए ये एक्सीलरेशन समझ लो, ठीक है ना। अच्छा अभी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही चीज को तुमको प्रूफ करना है।
क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो तुमको स्टेटमेंट ये लिखना है उसमें, और प्रूफ क्या करना है, F इक्वल टू m, ठीक है। वो कैसे प्रूफ करना है मैं उसको अभी समझाता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ फॉर द प्रूफ, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ वाला पार्ट एकदम सिंपल है, देखो डेरिवेशन है ये। क्या लिखा है पहले देखो, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी का मास ले लिया है m विद ए इनिशियल वेलोसिटी u, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। लेट फोर्स F, कैपिटल F acts on the body for time t and its final velocity becomes v, ठीक है, and the acceleration produced be a। अभी सिचुएशन को डायग्रामेटिकली कर लो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो सपोज एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास है कितना m, मास m, हैवी इनिशियल वेलोसिटी u। सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था। तब अभी उसको उसके ऊपर क्या एक्ट किया, एक फोर्स एक्ट किया F, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी भी F। तो तब ये क्या होगा, अगर तुमने एक बॉडी चल रहा है, तुमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा ना, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ भी है, लेकिन क्या होगा, स्पीड चेंज होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे आया वो, उसका वेलोसिटी तब क्या था, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक गया वो वेलोसिटी चेंज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो, समझ ना। और इतना जो यहाँ से यहाँ तक गया उसका टाइम लगा क्या, t टाइम लगा, ठीक है। पूरा डायग्राम को एक पैराग्राफ में लिखो, ठीक है। अभी देखो बात को समझो, और देखो बहुत सिंपल है। क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले तो हमको मोमेंटम निकालना होगा। पहले क्या है, देखो यहाँ पे बोला कि चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम कब होगा, एक इनिशियल मोमेंटम होगा, एक फाइनल मोमेंटम होगा, तभी तो चेंज कर पाओगे ना। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब इनिशियल है, फाइनल है, तभी तो चेंज तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। एक तो लॉ को ध्यान से देखो, उससे ही डिराइव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द ब्लैक से लिखते हैं, द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होगा, इसको P1 मान लो पकड़ लिया। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू मोमेंटम का डेफिनेशन, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल जब है तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, मतलब m इनटू u होगा, ठीक है। और द फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी क्या है, P2, P2। उसको मान लो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम है, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा, मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, m इनटू v। अभी निकालेंगे, देखो मोमेंटम निकाल लिया, अभी क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देयरफॉर चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बताओ। अगर इनिशियली 10 था, उससे 15 हो गया, कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। तो कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भी सेम करो, P2 माइनस P1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m v माइनस mu, अगर वैल्यू पुट कर दिया तो अगर इसमें से m कॉमन लोगे तो रहेगा क्या, v माइनस u, ठीक है। अभी पहले मोमेंटम निकाला, अभी चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला। अभी क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके बाद ये आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब क्या होता है, समय। हम लोग जब एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखते हैं या फिर वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, या फिर एक्सीलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट मतलब क्या है, टाइम से रिलेटेड है ना। तो जब भी रेट आएगा तुमको उसको डिवाइड बाय टाइम करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, दिस डिवाइड बाय टाइम। तो हो जाएगा m v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अभी देखो, अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ
ऑफ मोशन क्या होगा बताओ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कितना था हम लोगों का अप्लाइड फोर्स F था, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, इसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t, ठीक है ना। अभी सपोज मान लो हम लोगों ने अगेन हम लोगों को क्या पता है, अगेन वी नो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई t था कि नहीं। हम लोगों ने पहले भी इसको डिराइव किया था, अब पता भी है हम लोगों को एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये therefore f is directly proportional to m v minus u by t की जगह इसको अगर सेपरेटली लिख दे, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, we can replace a easily। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, f is directly proportional to m into a। अभी हम लोगों को पता है what do we know कि प्रोपोर्शनल सिंबल जब उठेगा तब एक कांस्टेंट आता है, हाँ कि नहीं। हम लोगों ने किया था ना, अगर if a is directly proportional to b then we can write a equals to kb where k is a constant। तो यहाँ पे भी लिख दो, मतलब क्या लिख सकते हो, therefore therefore implies कि f is equal to k into m into a। अभी m is a constant so it can hold any value, right। तो हम लोगों ने अगर मान लिया कि if k equals to 1, ऐसा मानना नहीं पड़ेगा तुमको क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है ना। तो अगर k का वैल्यू 1 पुट कर दिया तभी ये आएगा। if k equal to 1 then क्या लिख सकते हैं, f equals to m into a which is nothing but the proof of your second theorem, second law of motion का proof यही है। and it is very very important, तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि state and prove the second law of motion। तो state बोलने से स्टेटमेंट, ठीक है, मैथमेटिकली ये, और प्रूफ बोलने से तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, एकदम सिंपल है। तुम माइंड में सेट कर लो कि थ्योरम क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है या फिर लॉ क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो पहले तो मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब दो होगा, एक होगा इनिशियल मोमेंटम, एक होगा फाइनल मोमेंटम। फिर क्या निकाला, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वहां से फिर आया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब एक ही लाइन को तुम अगर तोड़ोगे तो तुमको इजीली डेरिवेशन मिल जाएगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को निकाल लिया। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई करेंगे। क्या बोला कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो यहां से अगर a का वैल्यू हम लोगों ने v minus u by t कर दिया बिकॉज़ आवर एक्सीलरेशन वाज नथिंग बट a, तो रिप्लेस कर दिया यहां से। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m into a, तो f इक्वल्स टू k into m into a। अगर k को 1 मान लिया तो f इक्वल्स टू m, ठीक है। दिस इज द सेकंड प्रूफ। अभी इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही समझ लिया, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो होमवर्क जितना दिया उतना कर लेना, ये भी रिवाइज कर लेना, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलो बाय बाय एंड डोंट पैनिक, ठीक है। आई नो द करंट सिचुएशन एंड डोंट गेट पैनिक, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ओके। चलो बाय।